दोस्तों सबसे पहले तो इस हेडलाइन को देखिए, बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। दरअसल हाल ही में बिहार के मोतिहारी जिले में एक जनसभा हुई थी, जिसे संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस स्लोगन को कहा था। वैसे ऐसी लाइन आपने शायद पहले भी सुनी होगी। इलेक्शंस आते ही बिहार में ऐसे स्लोगन्स गूंजने लगते हैं। लीडर्स बड़े बड़े वादे करते हैं, कोई कहता है हर यूथ को नौकरी देंगे, तो कोई हर गाँव में बिजली, कुछ तो पटना को सिंगापुर बनाने की भी बात करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये सारे वादे पूरे हो जाते तो आज का बिहार कैसा दिखता? शायद देश का सबसे डेवलप्ड स्टेट। लेकिन रियलिटी क्या है? इलेक्शन के बाद हमें वही टूटी सड़कें, खस्ता हाल स्कूल, बेरोजगार यूथ और लाखों ऐसे देखने को मिलते हैं जो हर साल बिहार को छोड़कर बाहर जाने को मजबूर हैं। अब सवाल ये है कि आखिर क्यों बिहार में हर इलेक्शन के बाद भी सब कुछ वैसा ही रहता है जैसे पहले था? क्यों नए नारे, नए चेहरे तो आते हैं, लेकिन बिहार की कंडीशन नहीं बदलती? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और यकीन मानिए ये कहानी सिर्फ लीडर्स की नहीं है, इसमें हमारा और आपका भी इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बिहार में इलेक्शन सिर्फ एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं होता, इसे लिटरली एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे ही इलेक्शन सीजन आता है पूरा माहौल बदल जाता है। गाँव में लाउड स्पीकर्स पर गाने बजने लगते हैं, टाउन्स में रैलीज निकलती हैं, लीडर्स हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, स्पीचेज होती हैं और हर जगह पोस्टर्स चिपक जाते हैं। आप इस समय गाँव के किसी भी टी स्टॉल पर चले जाइए, वहाँ सिर्फ एक ही टॉपिक होता है कि कौन जीतेगा, किसने क्या प्रॉमिस किया। सच कहूँ तो पूरा इलेक्शन एक मेले के जैसा लगता है, जहाँ लीडर्स आते हैं, लोगों को सपने बेचते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही सीन 2010 के इलेक्शन में भी था, जब हर गली मोहल्ले में नारा गूंज रहा था, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। उस समय लोग जेन्युइनली मान रहे थे कि अब डेवलपमेंट आने वाला है और देखा जाए तो शुरुआती सालों में असर दिखा भी। रोड्स बेहतर हुई, बिजली की हालत सुधरी, क्राइम पर कुछ कंट्रोल हुआ, लेकिन धीरे धीरे रियलिटी सामने आने लगी। डेवलपमेंट वहीं अटक गया और सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि यूथ का फ्यूचर कहाँ है। अब जरा आप खुद बिहार की हालत देखिए। CMIE के 2023 के डेटा के मुताबिक बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.1% है। अगर कंपेयर करें इसे नेशनल एवरेज से तो ये सिर्फ 7.9% है। मतलब बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट नेशनल एवरेज से 2.5 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये लाखों फैमिलीज का दर्द है। आप पटना के बोरिंग रोड पे चले जाइए, वहाँ आपको हजारों स्टूडेंट्स मिलेंगे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में UPSC, SSC और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट छोटे गाँवों से आते हैं, जहाँ पेरेंट्स अपनी जमीन तक बेचकर या कर्ज लेकर उन्हें पढ़ाई के लिए भेजते हैं। लेकिन जब एग्जाम्स होते हैं तो या तो पेपर लीक हो जाता है या फिर सालों तक रिजल्ट ही नहीं आता। आपको याद होगा 2023 में BPSC प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ था, जिससे लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फिर गया था। स्टूडेंट्स ने सड़कों पर प्रोटेस्ट किया, X पर BPSC फ्रॉड ट्रेंड करता रहा। लेकिन सिस्टम ने क्या किया? एक कमेटी बना दी, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया और फिर सब शांत हो गया। लेकिन उन स्टूडेंट्स के करियर का क्या हुआ? उनकी मेहनत तो बेकार हो गई। आंखों में सपने लिए जो उन्होंने रात रात भर जाकर पढ़ाई की थी, सब बर्बाद हो गया। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर बिहार ऐसा क्यों कर रहा है? इतनी मेहनत के बावजूद स्टूडेंट्स का फ्यूचर क्यों बर्बाद हो रहा है? तो दोस्तों असल में इसके लिए जिम्मेदार है हमारा एजुकेशन सिस्टम। ASER 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 60% से ज्यादा रूरल स्कूल्स में बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है, जैसे टॉयलेट नहीं है, लाइब्रेरी नहीं और पीने के लिए साफ पानी भी नहीं है। यहाँ तक कि कई स्कूल्स में तो प्रॉपर टीचर्स तक नहीं है। दोस्तों यहाँ के गाँव के बच्चों की हालत तो और भी खराब है। बच्चे कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जाकर बस अटेंडेंस लगती है, पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अब आप सोचिए यहाँ बच्चे आगे जाकर कैसे किसी दिल्ली या बैंगलोर के बच्चे से कॉम्पीट करेगा। यही रीजन है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बार बार हमारी फ्यूचर जनरेशन को मजबूत बनाने में फेल हो रहा है। और जब एजुकेशन और जॉब्स दोनों ही वीक हो तो नेचुरली नजर पॉलिटिक्स की तरफ जाती है। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स डेवलपमेंट से ज्यादा कास्ट और कम्युनिटी कार्ड्स पर चलती है। हर पार्टी का अपना अपना वोट बैंक है, जहाँ RJD यादव और मुस्लिम कम्युनिटी पर डिपेंड करती है, वहीं JDU और BJP अपर कास्ट और EBCs पर। लीडर्स अच्छे से जानते हैं कि कास्ट कार्ड खेलकर आसानी से वो इलेक्शन जीत सकते हैं। यही वजह है कि हर बार डेवलपमेंट के वादे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हमेशा कास्ट इक्वेशंस ही तय करते हैं कि बिहार का फ्यूचर किस दिशा में जाएगा। दोस्तों करप्शन भी बिहार की एक बड़ी बीमारी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार आज भी सबसे करप्ट स्टेट्स में से एक है। गवर्नमेंट जॉब्स हो, टेंडर हो या कोई प्रोजेक्ट, यहाँ हर जगह कमीशन और रिश्वत का खेल चलता है। हाल ही में बिहार के सिवान जिले का एक रेवेन्यू एम्प्लॉय
गिरीश तिवारी को 35,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। ये पैसा एक जमीन के विवाद को सेटल करने के लिए लिया जा रहा था। अब सोचिए, जब जमीन जैसे बेसिक हक के लिए ही आम आदमी को रिश्वत देनी पड़े तो उसकी हालत क्या होगी। एक गरीब इंसान जो सालों मेहनत करके अपने फैमिली का फ्यूचर बेहतर बनाना चाहता है, वो सिस्टम की इस करप्शन की वजह से पहले ही टूट जाता है। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद और उसका भरोसा सब कुछ एक करप्ट ऑफिसर की वजह से बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, अब माइग्रेशन की बात करते हैं, जो कि बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। हर साल करीब 50 लाख लोग काम की तलाश में बिहार छोड़कर बाहर जाते हैं। कोई दिल्ली जाता है, कोई मुंबई, कोई गुजरात, कोई पंजाब। यही वजह है कि आज आप किसी भी मेट्रो सिटी में चले जाइए, वहाँ की कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, होटल्स, ढाबा, हर जगह आपको कोई ना कोई बिहारी मजदूर जरूर मिलेगा। लेकिन ये सिर्फ मजदूर क्लास की बात नहीं है। एजुकेटेड यूथ भी बिहार छोड़ रहे हैं। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल, सबको जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। रीजन सिंपल है, बिहार में इंडस्ट्रीज है ही नहीं। कभी हाजीपुर का इंडस्ट्रियल एरिया बिहार का प्राइड था। 80s में वहाँ फैक्ट्रीज बजिंग थी, लेकिन आज ज्यादातर फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं और यही वजह है कि टैलेंटेड लोग यहाँ टिकते नहीं हैं। दोस्तों, इसका एक रियल एग्जांपल है चंदन राज, जिसने बिहार में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सपोर्ट की हालत इतनी खराब थी कि उन्होंने खुद कहा कि स्टार्टिंग अ स्टार्टअप इन बिहार इज द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ। सोचिए, एक फाउंडर जो अपने स्टेट को कंट्रीब्यूट करना चाहता था, उसे मजबूरी में बाहर जाना पड़ा। यही बिहार का सबसे बड़ा नुकसान है। यहाँ टैलेंट बाहर चला जाता है और स्टेट बैकवर्ड बना रहता है। दोस्तों, अगर हम बिहार के हेल्थ केयर की हालत देखें तो ये और भी चिंताजनक है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2023 के मुताबिक बिहार में प्रति 10,000 लोगों पर केवल 3 डॉक्टर्स हैं, जबकि नेशनल एवरेज है 10। ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स अक्सर बंद रहते हैं या प्रॉपर डॉक्टर्स और मेडिसिन ही नहीं होते। यही वजह है कि लोग बीमारी के इलाज के लिए भी अपने गांव शहर छोड़कर दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। दोस्तों, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बिहार की 60% पॉपुलेशन खेती पर डिपेंडेंट है, लेकिन इरिगेशन की हालत यहाँ बहुत खराब है। यहाँ की ज्यादातर खेती मानसून पर डिपेंडेंट है और स्टोरेज की कमी की वजह से प्रोड्यूस बर्बाद हो जाता है। किसानों को अपने धान और गेहूं का सही दाम नहीं मिलता, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी होने के बावजूद किसान गरीब बने रहते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या बिहार बदल सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है हाँ, बिहार बदल सकता है, लेकिन इसके लिए सिर्फ छोटी मोटी स्कीम से काम नहीं चलेगा, बल्कि बोल्ड और टफ स्टेप्स लेने होंगे। सबसे पहले तो यहाँ के इरिगेशन सिस्टम को सुधारना होगा और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगानी होगी, ताकि गाँव में रोजगार पैदा हो सके और माइग्रेशन कम हो। इसके साथ ही बिहार को कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब तक कास्ट इक्वेशंस हावी रहेंगे, डेवलपमेंट सिर्फ एक इलेक्शन प्रॉमिस बनकर रह जाएगा। लीडर्स को समझना होगा कि असली ताकत लोगों की एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और सिक्योरिटी देने में है, ना कि कास्ट कार्ड खेलने में। इंडस्ट्रीज की कमी इस स्टेट की सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक बिहार में फैक्ट्रीज और कंपनी नहीं लगेंगी, तब तक यहाँ के यूथ मजबूर होकर दिल्ली, मुंबई जाते रहेंगे। बिहार को अर्जेंटली जरूरत है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी और ऐसे इंडस्ट्रियल हब्स की जो एंटरप्रेन्योर्स को अट्रैक्ट करें। टैक्स छूट और सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसे कदम उठाने होंगे, ताकि कोई भी यंग बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्ट करने से डरे नहीं। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं आएगा, उसके लिए एजुकेशन सिस्टम को भी पूरी तरह से बदलना होगा। स्कूल्स और कॉलेजेस को मॉडर्नाइज करना होगा, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी लानी होगी, टीचर्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना होगा और सबसे जरूरी वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, ताकि बिहार का यूथ सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स का इंतजार ना करे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योरशिप में भी अपना पहचान बना सके। दोस्तों, करप्शन इस पूरी कहानी का सबसे काला चेहरा है। इसे खत्म करने के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं होगा, उन्हें सख्ती से इम्प्लीमेंट भी करना होगा। अगर बिहार को सच में आगे बढ़ना है तो करप्ट ऑफिसर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को परमानेंटली ब्लैकलिस्ट करना होगा, ताकि लोग भरोसा कर सके कि मेहनत और ईमानदारी से भी काम हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये सारा बदलाव तभी पॉसिबल होगा जब पब्लिक भी अपनी जिम्मेदारी समझेगी। लीडर्स और सिस्टम को ब्लेम करना आसान है, मगर वोटर्स भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। जब तक लोग कास्ट देखकर वोट डालते रहेंगे और करप्शन को नॉर्मल मानते रहेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। हमें अपनी मेंटालिटी बदलनी होगी, हमें लीडर से सवाल पूछने होंगे, सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल पर प्रेशर बनाना होगा। यूथ को सिर्फ कंप्लेन करने की बजाय एक्टिवली पॉलिटिक्स और पॉलिसी मेकिंग में हिस्सा लेना होगा। बिहार का हिस्ट्री खुद प्रूफ है कि बिहार बदल सकता है। 2005 में थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन चेंजेस आए थे। क्राइम कंट्रोल हुआ था, रोड्स बनी थी, इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव हुई थी। अगर उस टाइम ये सब पॉसिबल था तो आज भी पॉसिबल है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमें और बड़े स्केल पर सोचना होगा और ज्यादा करेज के साथ डिसीजंस लेने होंगे। बिहार का फ्यूचर किसी एक लीडर पर डिपेंड नहीं करता, ये सिस्टम पर डिपेंड करता है, सोसाइटी पर डिपेंड करता है और सबसे ज्यादा हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर लीडर्स कास्ट और फ्रीबीज की पॉलिसी छोड़ दे, सिस्टम करप्शन फ्री बन जाए और वोटर्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, तो बिहार बैकवर्ड से आगे बढ़ सकता है और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अपना सही जगह बना सकता है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि बिहार सच में बदल सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय
राय जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।